अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी का मुकाबला दूसरी कंट्रीज़ के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी करवाएंगे और देखेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया के हिसाब से कहाँ स्टैंड करती है। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट ज़्यादा डिटेल में एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझते। अगर बात करते भी हैं तो ज़्यादातर अपने सिस्टम से मुतमिन नज़र आते हैं या फिर डिफरेंट मिसालों से अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। क्या ये पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर के स्टैंडर्ड पर पूरा उतरते हैं और क्या ये मुल्क को एक्चुअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं हाईटेक थ्रेट से? लेट्स ब्रेक इट डाउन विद क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर्स। पहला सिस्टम है HQ7। ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक है। उसके बाद है LY-80 जिसको चाइना में HQ-16 के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर तक है। उसके बाद हमारे पास है HQ-9P जो एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर तक है। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कहते हैं HQ-9B। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर्स। ये तमाम सिस्टम्स पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो है HQ7 से लेकर HQ-9P तक के सिस्टम्स काफ़ी पुराने जनरेशन के हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करने से पहले मैं आपको एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगा, यानी पुराने जनरेशन से लेकर मॉडर्न जनरेशन तक। इससे आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किस लेवल पर है और बाकी कंट्रीज़ किस स्टेज पर खड़ी हैं। हमारे पास सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी है वो है सिंगल बूस्टर और बेसिक एरोडायनेमिक्स। इस मिसाइल सिस्टम में एक सिंगल बूस्टर होता है जो इनिशियल लॉन्च के वक्त हाई स्पीड वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे ही मिसाइल टर्मिनल फेज में एंटर करता है उसकी स्पीड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से हाई जीस मनूवर या ज़्यादा एजिलिटी अचीव नहीं कर पाते। एरोडायनेमिक्स फिन्स मिसाइल को कंट्रोल करते हैं और टर्मिनल फेज में फिन्स हाई मनूवर्स परफॉर्म करने में मदद देते हैं, जिससे मिसाइल अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन हाई स्पीड की वजह से फिन्स प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कभी कभार नहीं कर पाते। फिर एक और एडवांस टेक्नोलॉजी आती है जिसमें मिसाइल के दो फेज़ होते हैं, एक बूस्टर फेज़ और एक सस्टेनर फेज़, और साथ ही एरोडायनामिक फिन होते हैं। बूस्टर फेज़ मिसाइल को इनिशियल हाई स्पीड और थ्रस्ट तक ले जाता है, यूजुअली लॉन्च के बाद डिज़ायर कॉम्बैट एल्टीट्यूड तक ले जाता है। उसके बाद सस्टेनर फेज़ आता है जो इनिशियल स्पीड को सस्टेन करने की कोशिश करता है। इस फेज़ के अंदर मिसाइल को थोड़ी मनूवर एबिलिटी और एजिलिटी मिलती है। साथ ही एरोडायनामिक फिन्स मिसाइल को क्विकली डायरेक्शन चेंज करने में मदद देते हैं। अगला मेजर स्टेप था थ्रस्ट वेक्टिंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी TVC। इस टेक्नोलॉजी में मिसाइल के एग्जॉस्ट नोजल को डायनामिकली मूव किया जाता है ताकि थ्रस्ट का डायरेक्शन कंट्रोल किया जा सके, जिससे मिसाइल को एयर के अंदर ही टर्न लेने का मौका मिलता है बिना फिन्स को इस्तेमाल किए। TVC को एरोडायनामिक कंट्रोल सरफेस के साथ कंबाइन किया जाता है और सिस्टम के अंदर सिंगल बूस्टर प्लस सस्टेनर फेज भी मौजूद होता है जो मिसाइल की एजिलिटी मनूवर एबिलिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मिसाइल हाई जीज टर्न ले सकता है और टाइट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फ्रांस ने एस्टर मिसाइल सिस्टम में एक एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जिसे PIF और PAF कहा जाता है। ये सिस्टम साइड थ्रस्टर्स पर बेस्ड होता है। छोटे नोजल जो मिसाइल के साइड पर लगे होते हैं टर्मिनल फेज में हाई प्रेशर को रिलीज करते हैं, जिससे मिसाइल अपनी डायरेक्शन इंस्टेंटली चेंज कर सकता है इवन एट वेरी हाई स्पीड। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिन्स के इफेक्टिव ना होने के बावजूद मिसाइल हाई जीज मनूवर को परफॉर्म कर पाता है और अपनी ट्राइजेक्ट्री को लास्ट मोमेंट तक एडजस्ट कर सकता है। रिजल्ट, मिसाइल ज़्यादा एजाइल, प्रिसाइज और लीथल हो जाता है। अब हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का कंपैरिजन करेंगे इंडिया और तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही हम देखेंगे जो टेक्नोलॉजी हमने पहले डिस्कस किया उनके अंदर उनके कंपैरिजन में पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्टैंड करती है। इस एनालिसिस से हमें क्लियर और डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ग्लोबल और रीजनल टेक्नोलॉजीज़ के मुकाबले में कितना एडवांस, कैपेबल या लिमिटेड है। Let's create a comparative table to help you to analyze the difference between HQ-16 and Barak-8 missile system and as well as Hisar-O। सबसे पहले बात करते हैं सीकर टाइप की। HQ-16 में सेमी एक्टिव रडार होमिंग सीकर होता है जिसमें मिसाइल को कंटिन्यूसली रडार गाइडेंस चाहिए होती है। बराक-8 में एक्टिव रडार होमिंग सीकर है जो मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी भी देता है, यानी मिसाइल अपने आप टारगेट को ट्रैक कर सकता है। तुर्की के पास Hisar-O प्लस RF सिस्टम है जो डुअल मोड सिस्टम है। डुअल मोड सीकर है जिसमें एक्टिव रडार होमिंग प्लस साथ इमेज इंफ्रारेड यानी IIR और RF सीकर दोनों शामिल हैं जो इसे स्टेल्थ और डिफ़िकल्ट टारगेट्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। अब बात करते हैं रडार सिस्टम की। HQ-16 में पीसा रडार होता है जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार है जो रिलेटिवली पुरानी टेक्नोलॉजी बन गया है। बराक-8 में एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार है जिसे ईसा रडार भी कहा जाता है, जिसके साथ मिड कोर्स में डाटा लिंक भी मौजूद है जिससे मिसाइल को फ्लाइट के दौरान अपडेट मिल जाती है।
हिसार ओ में भी ईसा रडार यूज़ होता है, लेकिन ये मल्टी मोड इंगेजमेंट कैपेबिलिटी भी रखता है, मतलब आरएफ और आईआर दोनों ट्रैकिंग के साथ आता है। फिर बात करते हैं प्रोपल्शन की। HQ-16 सिर्फ सिंगल स्टेज सॉलिड बूस्टर के साथ आता है जो इनिशियल थ्रस्ट देता है, मगर मनूवरेबिलिटी लिमिटेड है। बराक 8 में डुअल पल्स सॉलिड मोटर आती है जो मिसाइल को बेटर कंट्रोल और सस्टेन थ्रस्ट प्रोवाइड करती है। हिसार ओ में भी डुअल पल्स प्रोपल्शन आता है, मगर साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी आता है, जिसकी वजह से मिसाइल टर्मिनल फेज में हाई जीज मनूवर, प्रिसीजन, मनूवरेबिलिटी, स्पीड सारा कुछ मिल जाता है। उसके बाद फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी भी HQ-16 में नहीं है, मगर बराक 8 एंड हिसार ओ में आपको एडवांस फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी मिल जाती है। इसमें पैसिव टर्मिनल मोड और स्टेल्थ ट्रैकिंग भी मौजूद है। टर्मिनल मनूवरेबिलिटी में HQ-16 की एबिलिटी और एजिलिटी बहुत कम है। बराक 8 रिपोर्टेडली 30 से 40 तक की हाई मनूवरेबिलिटी को परफॉर्म कर सकता है। हिसार ओ अपनी इंटीग्रेटेड थ्रस्ट वेक्टरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एरोडायनेमिक सिस्टम की वजह से हाई जीज मनूवर परफॉर्म कर सकता है, ऑलमोस्ट 50 जीज टू 60 जीज। गाइडेंस और कंट्रोल में HQ-16 सिर्फ फिन बेस्ड एरोडायनेमिक कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करता है। बराक 8 के अंदर एरोडायनेमिक और साथ ही सम प्रोपल्शन और थ्रस्ट वेक्टरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम का कुछ आ जाता है, मगर जो हिसार ओ है उसमें कंफर्म्ड एरोडायनेमिक कंट्रोल और साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम डुअल पल्स मोटर मिल जाती है जो स्मार्ट और प्रिसाइज गाइडेंस देती है। स्पीड की बात करें तो HQ-16 की स्पीड अराउंड मैक 3 है, बराक 8 की भी तकरीबन मैक 3 के बराबर है और हिसार ओ प्लस की 3.5 तक जा सकती है। स्टेल्थ टारगेटिंग की बात करें तो HQ-16 की कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। बराक 8 मॉडरेट स्टेल्थ इंगेजमेंट प्रोवाइड करता है, मगर अगर हम हिसार ओ प्लस की बात करें उसके अंदर डुअल सीकर लगे हुए हैं जो स्टेल्थ को और आर्म कॉम्बैट जो फ्लाइट्स होती हैं उनको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से टारगेट कर सकता है। तो अब हम डिटेल में ये समझ चुके हैं कि HQ-16A से लेकर HQ-9P तक के पाकिस्तान के डिफेंस स्पेक्ट्रम में कितनी गैप है। HQ-16 एक टर्मिनल पॉइंट डिफेंस सिस्टम है। इसका असल काम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह होता है, लेकिन इसमें सेमी एक्टिव रडार होमिंग है, लिमिटेड मैनूवरेबिलिटी है, नॉन ईसा रडार है, आउटडेटेड एलिमेंट्स हैं, आउटडेटेड डाटा लिंक है। इसके बाद जो लेयर HQ-9P है प्रोवाइड करता है उसमें लिमिटेड थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल सिस्टम है। आर्किटेक्चर बहुत पुराना है, मॉडर्न सैचुरेशन अटैक्स के अगेंस्ट बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss the HQ-9P, HQ-9B and we will compare it with the Indian Husha M1, M2, M3 and Turkey Cyper Block 1, Block 2, Block 3. So this is our video and this is our analysis. I hope you like this video. Pakistan Zindabad.